वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 2021 के सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर रहे हैं और कंटेंट के हमने अपने सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, जो 16 दिसंबर का पेपर था वो 17 जनवरी को हो गया था, तो अब कंटेंट के आपके और कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2021 के, जो हमने 20 दिसंबर से शुरू किए थे और 21 जनवरी तक हमारे कंप्लीट हो गए। वो कंटेंट के क्वेश्चन देखने ही देखने हैं, क्योंकि मैंने उनको डिटेल में समझाया है। बुक्स वगैरह में आप उस लेवल पर नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से आप सीरीज़, ये जो सीरीज़ है उसके थ्रू समझ सकते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कंटेंट के, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 में जो आपका सीटेट होगा। अब हमने कंटेंट के कंप्लीट कर लिए, तो अब हम शुरू करेंगे क्या, पेडागोजी के क्वेश्चन। और सबसे पहले हम देखेंगे 20 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें जो 10 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए थे, आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। और इसी तरह से हम सारे पेडागोजी के क्वेश्चन भी जो हैं वो जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा वॉइस में डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि ज़ुकाम हो रहा है, क्योंकि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन पेडागोजी का जो 20 दिसंबर में पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जर्विंग इन साइंस। विज्ञान में जो प्रेक्षण करना होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। अब देखिए, विज्ञान में ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद ही हम किसी रिजल्ट पर आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, क्लास 6 में हम पढ़ते हैं कि फूड में हमें टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च है, प्रोटीन है या नहीं है। अगर मैं प्रोटीन की ही बात कर लूँ तो हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, फूड लेते हैं। फूड के बाद उसमें कुछ बूंद पानी की डालते हैं, फिर 2 से 3 बूंद जो है उसमें हम कॉपर सल्फेट की डालते हैं, फिर 10 बूंद जो है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। उसके बाद बच्चों को बोला जाता है कि आप ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद बच्चे एक रिजल्ट पर आते हैं कि अगर कलर वॉयलेट हो गया है इट मीन्स फूड में प्रोटीन है। तो ऑब्जर्विंग यही है, ऑब्जर्व करा और उसके बाद हम क्या करें, किसी निष्कर्ष पर आ गए। तो ऑब्जर्व क्या है, इट इन्वॉल्व सीइंग, टेस्टिंग, टचिंग, लिसनिंग एंड स्मेलिंग। बिल्कुल, ये क्या इन्वॉल्व करता है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, उस द्वारा ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को, वस्तुओं को, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। इट फोकस ऑन टेलिंग व्हाट इट इज़। बिल्कुल, ये फोकस करता है बताने में कि वस्तु एग्जैक्टली है क्या। जैसे फूड में हमें पता चला कि उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन है, तो ये पॉइंट भी सही है। और क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट गिव्स अनबायस्ड ट्रुथ अबाउट नेचुरल फिनोमिना। यही पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाई देता है, जो कि ये नहीं देता। देखिए, ऑब्जर्वेशन से हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पर आते हैं। अब नेचुरल फिनोमिना जैसे मैं बात कर लूँ, सपोज रेन होनी है या सुनामी आ गई या कोई भी XYZ है, अर्थक्वेक आ जाए, तो हम अनबायस्ड ट्रुथ नहीं दे सकते उससे। हम सिर्फ एक एज्यूम करते हैं कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जर्वेशन से हमें अनबायस्ड ट्रुथ मिलता है। हमें सच्चाई बिल्कुल नहीं पता चलती, अनबायस्ड ट्रुथ नहीं पता चलता नेचुरल फिनोमिना के बारे में। अगर ऐसा होता तो अर्थक्वेक कभी आता ही नहीं, कोई चीज़ आती ही नहीं। तो नेचुरल फिनोमिना के बारे में ऑब्जर्वेशन में हमें बिल्कुल ट्रुथ जो है वो पता नहीं चल पाता। और जबकि ये कह रहा है कि इसमें हमें जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में सच्चाई पता चलती है, जो कि हमें नहीं चलती। तो यही पॉइंट क्या है, ऑब्जर्विंग इन साइंस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी इट हेल्प इन गैदरिंग फर्स्ट हैंड डेटा अबाउट द फिनोमिना। बिल्कुल, जो पहला डेटा निकल कर आ रहा है उसके बारे में जानकारी हमें ऑब्जर्वेशन से ही मिलती है। तो 3 पॉइंट सही हैं और कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ पर गलत है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। और मुझे लगता है ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ साइंस, which of the following is an important and transferable skill that help the children in learning to learn science। बेसिकली कह क्या रहा है कि विज्ञान शिक्षण में जो
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उसकी स्थिति पत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायक होता है। बेसिकली जो बच्चे साइंस सीख रहे हैं उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एबिलिटी टू लर्न साइंटिफिक फैक्ट। देखिए, जब हम 6 to 8 की बात करते हैं तो हम साइंटिफिक फैक्ट पर थोड़ा कम जाते हैं, क्योंकि वो हम 9-10 से देखते हैं, जैसे न्यूटन के लॉ हो गए। तो साइंटिफिक फैक्ट की बात यहाँ पर नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट कौशल या स्किल यहाँ पर नहीं होगा एनसीएफ 2005 के हिसाब से। एबिलिटी टू रिकॉल द फॉर्मूला टू सॉल्व प्रॉब्लम, नहीं, फॉर्मूला से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये भी यहाँ पर नहीं होगा। समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता। जब भी याद वर्ड आ जाता है, रटना वर्ड आ जाता है, तो वो हमेशा निगेटिव ही होते हैं, या पैडागॉजी में भी पढ़ते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, बिल्कुल यही एक ऐसा कौशल है जो हम डेवलप होता है साइंस में, और बेसिकली इस पर ही फोकस करा जाता है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता, यही इंपॉर्टेंट कौशल है जो बच्चों के अंदर डेवलप होता है। यही तो हम चीज़ें करते हैं, जैसे बच्चों को हमें समझाना है सॉइल के बारे में। सॉइल में अलग अलग लेयर होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें बताते हैं कि पानी के अंदर सॉइल को डालो, जो कंकड़ वगैरह हैं वो नीचे आ जाएंगे, फिर क्लेड सॉइल आ जाएगी, फिर पानी आ जाएगा, ऊपर जो है कूड़ा कचरा जो है वो ह्यूमस की तरह कार्य करेगा। तो बेसिकली जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता ही इसमें जो है वो विकसित होती है। एक्टिविटी के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्किल होगा साइंस में। बाकी महान वैज्ञानिकों के योगदानों को याद करा पाने की क्षमता नहीं, हमें उनके बारे में याद नहीं कराना है कि ये साइंटिस्ट ये करा, ये साइंटिस्ट ने वो करा। यहाँ पर फिर से लर्निंग आ गई तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। और क्यों सही है मैंने ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो एग्जाम में बना, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव। इसका क्या मतलब है जब हम ये कहते हैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो अस्थायी है। देखिए, इसका मतलब ये है कि विज्ञान में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि जो प्लैनेट होते हैं वो 9 प्लैनेट हैं, प्लूटो को भी प्लैनेट हम कंसिडर करते थे। लेकिन आगे रिसर्च हुई तो उससे हमको पता चला कि जो प्लूटो है वो प्लैनेट नहीं है, और अब हम पढ़ते हैं कि हमारे प्लैनेट क्या है, वो 8 हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो हमारी टेंटेटिव है, वो हमारी अस्थायी है। तो अब यही पूछा है कि इससे क्या अभिप्राय है, ये हमको यहाँ पर बताना है। इससे यह अभिप्राय है कि दैट द करंट साइंटिफिक थ्योरीज आर अनडिपेंडेबल और फ्लिमजी। ये बात तो गलत हो गई। इससे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो आज में हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है या वैज्ञानिक ज्ञान है वो हमारे क्या हैं, वो हमारे निर्भरता के लायक नहीं है, या उनमें कोई सार नहीं है। तो ये पॉइंट तो हो गया हमारा क्या यहाँ पर गलत। फिर क्या कह रहा है, द साइंटिफिक नॉलेज इज़ नॉट रिलायबल और ड्यूरेबल। ये पॉइंट भी गलत है। ये कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो विश्वास के हीन है और टिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो किसी लॉ पर या किसी थ्योरी पर विश्वास ही नहीं करते। तो ये बात भी यहाँ पर क्या हो गई है, गलत हो गई है। फिर क्या कह रहा है, दैट एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज इज सब्जेक्टेड टू रिवीजन इन द लॉ ऑफ न्यू एविडेंस। बिल्कुल यही तो है कि जब न्यू एविडेंस आती हैं तो जो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज है उसमें हम चेंज कर देते हैं। जब कोई न्यू चीज़ या न्यू जो एविडेंस है वो हमारे पास आती हैं, यही तो क्या होता है साइंटिफिक नॉलेज। इससे हम कहते हैं कि ये टेंटेटिव होती है, ये अस्थायी होती है। कि जो वर्तमान में हमारे वैज्ञानिक ज्ञान है, जब नए सबूतों के प्रकाश आते हैं उनसे क्या कर देते हैं, हम उनको संशोधित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने प्लूटो वाला एग्जांपल दिया, और इसके बेसिस पर ही हम कह सकते हैं क्या कि जो विज्ञान है वो क्या होती है, वो हमारी अस्थायी होती है, वो हमारी टेंटेटिव होती है। तो थर्ड पॉइंट ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो एग्जाम में बना, वाइल टीचिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 8th टीचर कमेंटेड थॉमस एडिसन एक्सपेरिमेंटेड थाउजेंड ऑफ टाइम बिफोर ही सक्सेसफुली फाउंड अ मटेरियल सुटेबल टू बी यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। समझ में आया होगा। टीचर ने बोला कि थॉमस एडिसन जो है उन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट करे, तब जाकर उनको एक प्रॉपर फिलामेंट जो लाइट में बल्ब करना है उसको, उसके लिए जो यूज़ होगा, तब वो उस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट
व्हाट इज़ द टीचर हाईलाइटिंग अबव, यहाँ पर टीचर क्या जो है किस चीज़ पर बल दे रही है ये हमको बताना है। कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने क्या कहा कि थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। तो कौन सा पहलू पर शिक्षण जो है अधिक बल दे रहा है ये हमको बताना है। देखिए सब्जेक्टिविटी इन साइंस ये बिल्कुल नहीं है, टेंटिवनेस बिल्कुल नहीं है, टेंटिवनेस तो अभी मैंने पीछे समझाया था। बिल्कुल एम्फेरिकल नेचर ऑफ साइंस, एम्फेरिकल नेचर मतलब अनुभव, अनुभव ही यहाँ पर टीचर बेसिकली फोकस कर रही है कि मतलब कोई भी जो भी किसी भी चीज़ पर अगर हमें निष्कर्ष पर आना है या कोई भी इन्वेंशन करना है तो उसके लिए बहुत सारा अनुभव होना ज़रूरी है और उसके बाद ही आप जो है प्रॉपर रिजल्ट पर पहुँचते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे जो रिसर्च हैं वो आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, एम्फेरिकल नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पर जो टीचर है वो विज्ञान के अनुभव सिद्ध प्रकृति जो है उस पर बल दे रही है कि अनुभव के आधार पर ही यहाँ पर जो है वो हम किसी सॉल्यूशन पर पहुँचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में बना, अ टीचर कैन इनकलकेट द एसेंस ऑफ द साइंटिफिक एंटरप्राइज अमंग स्टूडेंट बाय ऑल ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट, मतलब बच्चों के अंदर साइंटिफिक एंटरप्राइज को डेवलप करना है तो उसको डेवलप करने के लिए सारे मेथड अप्लाई कर सकती है सिवाय किसके, ये हमको यहाँ पर बताना है। हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित करना चाहती है तो कौन से सारे मेथड वो अप्लाई करेगी सिवाय, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा गलत है ये हमको बताना है। स्टूडेंट शुड बी मेड कन्वर्सेंट विद मल्टीपल मेथड ऑफ साइंस, बिल्कुल जो विद्यार्थी हैं छात्र हैं उनको विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए। ये तो साइंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग मेथड जो है किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही चीज़ों को समझाया जाता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। नेचर ऑफ साइंस टू बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल जो विज्ञान की प्रकृति है उसको शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग जो है बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइंस सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट में ही पढ़ी जा रही है, क्योंकि साइंस जो है वो सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, हिस्ट्री को भी कनेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि वो हमें एनवायरनमेंट क्या करता है, हमें नेचर से जोड़ता है। और साइंस में हम चीज़ों को समझते हैं कब, जब हम आसपास की नेचर जो है उसको साथ लेकर चलते हैं। तो जो शिक्षण अधिगम है उसका जो साइंस की जो प्रकृति है वो अधिगम में एक अभिन्न अंग जो है वो होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें, याद रखे वाला पॉइंट ही यहाँ पर गलत होगा। और आवश्यकता के समय उन्हें प्रस्तुत करें, नहीं, ये चीज़ यहाँ पर साइंस में नहीं होगी। स्टूडेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेमोराइज फैक्ट एंड रिप्रोड्यूस व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत है तब उनको प्रस्तुत करें। मेमोराइज शब्द जब भी आ जाता है तो वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक एंटरप्राइज है वो इनकलकेट नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बाकी हिस्टोरिकल आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट शुड बी एम्फेसाइज, बिल्कुल जैसे अभी हमने देखा था कि थॉमस एडिसन ने क्या करे, 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद उन्होंने पता चला कि क्या फिलामेंट हमको यूज़ करना है। तो वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर भी जोर देना चाहिए, जैसे टीचर ने दिया। उससे क्या हुआ, बच्चों के अंदर जो अनुभव वाली शक्ति है वो डेवलप वहाँ पर हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, विच अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये हमको बताना है। देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, सबसे पहले एक समस्या का डायग्नोस करा जाता है और उसके बाद उसका उपचार करा जाता है। कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर साइंस में वीक है तो उसमें जो किस टॉपिक को लेकर कमियां हैं, क्यों वो साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो सारी प्रॉब्लम को डायग्नोस करा जाएगा और उसके बाद उसका उपचार करा जाएगा। यही आपकी रेमेडियल टीचिंग होती है। और इसमें हम क्या करती हैं, पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस, बिल्कुल यहाँ पर जो प्रगति की व्यक्तिगत दर है उस पर हम ध्यान देते हैं बच्चे की, तभी उसकी जो समस्या है उसका निदान जो है वो हो पाता है। तो ऑप्शन 1 ही जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इंक्लूजन ऑफ सेवरल ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं,
कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश होता है, नहीं, जो पर्टिकुलर समस्या है उसको ही दूर करा जाता है। तो ये भी पॉइंट बाहर हो गया। कंप्लीशन ऑफ एंटायर सिलेबस, मतलब पूरे सिलेबस को, पाठ्यक्रम को समापन, ये होता है, नहीं, ये भी गलत। परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना, नहीं, परीक्षा के पैटर्न पर हम ध्यान नहीं देते, इसमें हम जो बच्चे की समस्या है और जो समस्या का समाधान हुआ है उसकी रेट पर, उसकी दर पर जो है वो हम ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्जाम में बना। रीना फाउंड दैट ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट most of the student had responded incorrectly to a concept based question. Which of the following strategies can help in addressing this issue? कक्षा परख के दौरान रीता पाती है कि जो अधिकांश विद्यार्थी हैं वो एक अवधारणा आधारित प्रश्न को उसका गलत उत्तर लिखते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायक हो सकती है, ये हमको बताना है। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और उन्होंने गलत आंसर दिया, तो अब आप एज अ टीचर समझने की कोशिश करें कि आप उस इश्यू को कैसे ख़त्म करेंगे बच्चे के अंदर से। आप बच्चे को ये बोलेंगे कि नहीं अब आपको करना है, इसको पढ़ना है, कैसे भी लर्न करना है, नहीं, मोटिवेट नहीं करेंगे। समस्या का समाधान आपको देना है, ना कि उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट तो तब करेंगे जब वो कोई चीज़ कर नहीं पा रहा है, थोड़ा वो जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है चल रहा है उसमें उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, नहीं आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही गलत कर रहा है बच्चा, तो हमें उस कॉन्सेप्ट को ठीक कर रहा है, ना कि उसको मोटिवेट करना है। अरेंज अ पीटीएम, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम ऐसा थोड़ी पीटीएम अरेंज कर देंगे इस बात पर कि आपके बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। टीच द कॉन्सेप्ट अगेन, देखिए हम कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ाएंगे, लेकिन खाली पढ़ाना नहीं है, पहले हमें उसका जो कॉन्सेप्चुअल गैप है कि किस रीज़न की वजह से वो उसको समझ में नहीं आया है, उस कॉन्सेप्चुअल गैप को सर्च करना है और उसके बाद हम उसको कॉन्सेप्ट को उसी के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अवधारणात्मक रिक्तियाँ जो हैं उनकी हम खोज करेंगे और उन्हीं के अनुसार जो है वो हम अवधारणा का क्या करेंगे, फिर हम शिक्षण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर हमको एक असर्शन दी है, अभिकथन दिया है, क्या? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रिपेंट इवेंट हेल्प इन एड्रेसिंग मिसकंसेप्शन। उसके पीछे उसका अभिकारण रीजनिंग दी है, क्या? कि डिस्क्रिपेंट इवेंट जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल चेंज। अब देखिए इसको समझने की पूरा अच्छे से कोशिश करते हैं। देखिए डिस्क्रिपेंट इवेंट क्या होती हैं, जैसे सपोज किसी स्टूडेंट के मन में किसी चीज़ को लेकर गलत अवधारणा है कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, तो अब उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप उससे अपोजिट कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा इवेंट कर रहे हैं जिससे जो उसकी अवधारणा गलत मिसकंसेप्शन है वो वहाँ पर दूर हो जाए। तो यही होता है आपका डिस्क्रिपेंट इवेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं कि भ्रांत अवधारणाओं को संबोधित करने में असंगत घटनाएं का प्रदर्शन सहायक करता है। बिल्कुल, ये जो उनकी भ्रांति है, उनके मन में जो भ्रांति धारणाएं हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही होती है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, असंगत घटनाएं करेंगे, डिस्क्रिपेंट इवेंट करेंगे, उससे प्रतिकूल कोई कार्य करेंगे जिससे क्या होगा, जो उसका मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा, जो भी किसी टॉपिक को लेकर स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। अब जो असंगत घटनाएं होती हैं, ये जो डिस्क्रिपेंट इवेंट होते हैं, ये संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल, ये बच्चे के दिमाग पर जोर डालती हैं। ये जो डिस्क्रिपेंट इवेंट, हम जो प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं उसके मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, वो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट करता है फॉर कॉन्सेप्चुअल चेंज। जो उसकी विचारधारा है उसको बदलने के लिए उसके दिमाग में वो एक द्वंद्व उत्पन्न करता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। ये कौन? आपका डिस्क्रिपेंट इवेंट। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर गिव्स एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये पॉइंट ही यहाँ पर बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्यान करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्जाम में बना। टीचर एंड हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट
वाइल कैरिंग आउट एन एक्टिविटी ऑन सीड जर्मिनेशन। एक एक्टिविटी करा रही है टीचर, किस टॉपिक पर? सीड जर्मिनेशन पर। देखिए एक्टिविटी साइंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है साइंस में, ठीक है। प्लांटेड सीड्स इन डिफरेंट कंडीशन, उन्होंने जो सीड है उनको डिफरेंट कंडीशन में प्लांट करा और फिर क्या देखा? फाउंड दैट ड्राई सीड्स डिड नॉट ग्रो, जो ड्राई सीड्स हैं वो ग्रो नहीं करती हैं। द टीचर पोज द फ्लोइंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट, वाई डू यू थिंक दीज सीड्स आर नॉट ग्रोइंग। वो टीचर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चों से पूछती है कि अब बताइए कि जो ड्राई सीड हैं वो क्यों ग्रो नहीं कर रही हैं। वॉट कैन बी डन टू मेक देम ग्रो, हम क्या कर सकते हैं ताकि जो ड्राई सीड हैं वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर दें। विच ऑफ द फ्लोइंग स्किल इज द टीचर ट्राइंग टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट थ्रू दीज क्वेश्चन। इन दीज क्वेश्चन से टीचर क्या, कौन सा कौशल बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहती है, जिसमें वो बच्चों को जर्मिनेशन ऑफ सीड सिखा रही है और वो वहाँ पर उनको अलग अलग तरीक़ों से जर्मिनेट कराती है सीड को, और फिर वहाँ पर देखती है कि कुछ जो सूखे बीज होते हैं उनमें वृद्धि नहीं हो रही है, और उसके बाद वो बच्चों से क्वेश्चन पूछती है कि बीज वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है और बीज वृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर बच्चों के अंदर वो क्या डेवलप करना चाहती है? देखिए ऑब्जर्विंग स्किल वो डेवलप नहीं करना चाहती। ऑब्जर्विंग स्किल तो वहाँ पर ऐसे जैसे प्रोटीन वाला टेस्ट था ना, और वहाँ पर हमें किसी निष्कर्ष पर जाना था। बेसिकली यहाँ पर टीचर निष्कर्ष पर आ गया है। निष्कर्ष पर क्या आया कि जो ड्राई सीड है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्जर्विंग यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हाइपोथेसिस, बिल्कुल परिकल्पना ही यहाँ पर सही होगा कि बच्चों से वो परिकल्पना कराना चाहती है कि बच्चे सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो हो रहा है कि वाट डू यू थिंक, वो उन पर उनके सोचने वाले कौशल पर जोर देना चाहती है कि सीड बताइए क्यों ग्रो नहीं कर रही हैं और आप अब क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर सही होगा। वो हाइपोथेसिस, उनकी जो परिकल्पना की शक्ति है उसको डेवलप करना चाहती है। बेसिकली प्रेडिक्टिंग यहाँ पर नहीं होगा, क्वेश्चन रेस करना यहाँ पर नहीं होगा, क्वेश्चन तो टीचर ने ही पूछ लिए। बेसिकली उनको सोचना है, तो हाइपोथेसिस स्किल पर वो फोकस करना चाहती है और उसके बेसिस पर फिर वो बच्चे हो सकते हैं आंसर दें कि ड्राई सीड्स क्यों नहीं ग्रो कर रही, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना होगा, हम उनको कैसे ग्रो करा सकते हैं? पानी देकर। पानी देने से क्या होगा, जो सीड है वो फूल जाएगी और उसके जो केमिकल रिएक्शन है एम्ब्रियो के अंदर जो होगी ताकि वो आगे जर्मिनेशन शुरू करे, वो फिर वहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो परिकल्पना यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस। विज्ञान में जो आकलन के संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा व्यक्तित्व जो है यहाँ पर सही है। असेसमेंट इन साइंस आप पढ़ते हैं पेडागोजी में भी, असेसमेंट आकलन मूल्यांकन दो तरीके से होता है। कंटिन्यूअस होता है जो बीच बीच में हम करते हैं बच्चों का, एक सेशन के लास्ट में होता है जो समेटिव असेसमेंट होता है। तो अब हम उसी के संदर्भ में सही कथन जो है हमको यहाँ पर बताने हैं कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है वो डाइल्यूट करता है, ख़राब करता है टीचिंग लर्निंग को। ये पॉइंट तो यहाँ पर क्या हो जाना है, आपका गलत हो जाना है कि जो निरंतर आकलन है वो पढ़ने सीखने को हीन बनाता है। ये पॉइंट गलत है, पढ़ने सीखने को हीन नहीं बनाता। उसमें तो हम बहुत ही अच्छे से बच्चों की जो कमियाँ हैं वो पता कर पाते हैं। बीच बीच में ही हम क्या करते रहते हैं, उनका मूल्यांकन करते रहते हैं कि कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, तो ए तो हमारी करेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, और जब ए करेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। और देख लेते हैं किसी ऑप्शन में ए है, फोर्थ ऑप्शन में भी ए है, तो अब आंसर आपका या तो सेकंड ऑप्शन है या आपका थर्ड ऑप्शन है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू रिकॉर्ड ईच टास्क ऑफ द स्टूडेंट, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया है। हर छात्र के हर नियत कार्य की अभिलिखित करना जो है वो अव्यवहारिक होता है। नहीं, आकलन में यही तो होता है, जैसे हम पोर्टफोलियो वगैरह बनवाते हैं बच्चों को, उनके रिकॉर्ड रखते हैं, तभी तो हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और ये कह रहा है कि ये क्या है, ये इम्प्रैक्टिकल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब देखते हैं क्या सी पॉइंट, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया हेल्प इन मीनिंगफुल असेसमेंट। बिल्कुल, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे हम उनका क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, केस स्टडी हम उनको दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क हम उनको दे रहे हैं। तो गुणात्मक मापदंड जो है वो अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करता है कि हम बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है बस टेस्ट वगैरह ही लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी असेसमेंट में जो आपके क्वालिटेटिव होते हैं, जिसमें हम नंबर की बात नहीं करते, जैसे कितने नंबर आए वो चीज़ नहीं, हम इसमें बच्चे का नेचर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो गुणात्मक मापदंड जो है वो आकलन में सहायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एवरी कॉन्सेप्ट नीड नॉट बी टेस्टेड, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर कॉन्सेप्ट को आप टेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे की हर
कॉन्सेप्ट नॉलेज को देखने के लिए आप उसका टेस्ट ले रहे हैं। नहीं, हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। हर जगह हमें अलग अलग मेथड की ज़रूरत पड़ती है बच्चे का आकलन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो हर कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हर कॉन्सेप्ट में उसका टेस्ट लेने बैठ गए तो वो अलग अलग, कभी हम इंटरव्यू लेंगे, कभी हम क्या करेंगे, उनको बाहर लेकर जाएंगे, उनसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो इस बेसिस पर भी मूल्यांकन होता है। तो हर कॉन्सेप्ट का टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, हर अवधारणा को परखने की आवश्यकता नहीं होती। तो सी और डी पॉइंट यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस। इस तरह से हमने ये पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखे। वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत थी, आज तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, जुकाम हो रहा है, बट जैसे ही ठीक हो जाएगा तो ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। आपके सपोर्ट की ही इस चैनल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।